दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप हमसे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा सा आप स्कॉलरशिप के बारे में हमें बताइए। देखिए स्कॉलरशिप के बारे में मैं आज बिल्कुल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं छोटी छोटी जानकारी थोड़ा सा आपको देना चाहूँगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैंने सुबह के टाइम आपको यूपी टेट प्रीवियस ईयर का पेपर जो 2020 में हुआ था 8 जनवरी 2020 को, उसका जो चाइल्ड साइकोलॉजी का पेपर होता है, मीन्स 30 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने हमने प्रोवाइड किया है। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा पढ़कर। देखिए जैसे हमने जब यूपी टेट का पेपर आपके सामने प्रोवाइड किया भैया, तो आपका उद्देश्य है अगर डीएलएड बीटीसी करना, अगर आप डीएलएड बीटीसी कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य यह है कि मैं भविष्य में टीचर बनूं, तो आप अभी से मेहनत करने के लिए लग जाइए, ठीक ना। अभी से आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं यूपी टेट सी टेट का, आप कम से कम उसे देखते रहें। अरे सॉल्व ना करें तो देखें, कम से कम उसका तजुर्बा आपको पता चलेगा कि जो है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि आज नहीं कल से मैं आपको जो आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान जो भी आपकी बुकें हैं, सारे बुकों का जो उसके अंदर की चीजें हैं, मीन्स हमने सिलेबस आपके सामने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। और आपके जो साइंस का चैप्टर है, मैं कल से चैप्टर नंबर 1 से मीन्स विज्ञान का जो सिलेबस है मैं आपके सामने देना शुरू करूंगा, ठीक ना। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। जैसे कल मैं अगर विज्ञान का दूंगा तो उसके नेक्स्ट अगले दिन हो सकता है कल ही किसी और सब्जेक्ट का वीडियो आपके सामने जाए, लेकिन अगर उसका नहीं जाता है तो यूपी टेट लेवल का मैथमेटिक्स वगैरह कुछ ना कुछ जाएगा, ठीक ना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं डीएलएड के आपके जो सिलेबस के दौरान जो भी बुकें होंगी, सारी बुकों को कवर करने का प्रयास यहाँ से करूंगा। तो ठीक है, चलिए ये रही मेरी बातें। और आगे आपका मुद्दा है जो आप बात करने के लिए बोल रहे थे कि सर आप स्कॉलरशिप के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर दीजिए। तो देखिए स्कॉलरशिप का मुद्दा आपके लिए बड़ा अहम होता है। अगर स्कॉलरशिप आती है तो हमें और आपको बड़ी खुशी महसूस होती है। तो सबसे पहले स्कॉलरशिप के मुद्दे पर बात आती है डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो आप डॉक्यूमेंट को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। सबसे पहला चीज आपका होना चाहिए जो कक्षा 10 की मार्कशीट है आपकी हाई स्कूल की, वह आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो इंटरमीडिएट की मार्कशीट होती है आपके पास वह होनी चाहिए। इसके तत्पश्चात आपने ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया है, मीन्स अगर आपने बीए किया है तो ठीक है, नहीं तो आप बीएससी किए होंगे, मीन्स आप ये समझिए ग्रेजुएशन, ठीक ना। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके सामने होनी चाहिए, ठीक। इतना हो गया। ग्रेजुएशन की मार्कशीट के बाद हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन। और आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, आपका आय प्रमाण पत्र होता है, आय प्रमाण पत्र, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, ठीक। निवास प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र यह आपका होता है, ठीक ना। यह तीनों डॉक्यूमेंट आपके स्कॉलरशिप में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक ना। पहला हो गया आपका आय प्रमाण पत्र, दूसरा हो गया आपका जाति प्रमाण पत्र, और तीसरा आपका हो गया जो है निवास प्रमाण पत्र, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आप इन तीनों को जानते होंगे। देखिए जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है, अगर आप जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपके लिए नहीं होगा, ठीक ना। आप अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाए होंगे तो आप उस सर्टिफिकेट को अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में फिल करिएगा। रही बात जाति प्रमाण पत्र होता किसके लिए है, तो जाति प्रमाण पत्र ओबीसी और एससी और एसटी के लिए होता है, ठीक ना। एससी और एसटी के लिए होता है, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र होता है, ठीक ना। यह तहसील स्तर से बनता है। ये सब आप बातें जानते होंगी, बेफजूल की बातें मैं नहीं करूंगा। और दूसरी बात जो है, अगर आप जनरल से हैं तो आपके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र नहीं होता, और आप जाति प्रमाण पत्र ओबीसी और एससी एसटी के लिए होता है। रही बात आती है आय प्रमाण पत्र की। तो देखिए आय प्रमाण पत्र जो आपका होगा, आप कह रहे थे कि आय प्रमाण पत्र कितने का होना चाहिए, ठीक ना। तो आय प्रमाण पत्र स्कॉलरशिप के लाभ के लिए आप जितना कम सालाना जो है वार्षिक आय के रूप में बनवाते हैं उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आप बहुत ब्रॉड बनवा लीजिए, बहुत बड़ा बनवा लीजिए, नहीं। स्कॉलरशिप का लाभ अगर आपको लेना है
तो आप जितने कम वार्षिक आय का बनवाएंगे आपके लिए उतना फायदा होगा। रही बात, कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में हैं, क्या मैं स्कॉलरशिप के लिए वैलिड हूं? देखिए, अगर नियमतः देखा जाए तो अगर आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है नहीं फिल कर सकते हैं। पहली बात तो इनका आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, ठीक ना, इनका आय प्रमाण पत्र ही नहीं बनेगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक ना। तो जैसे अगर मान लीजिए आप जो है बनवा भी लेते हैं किसी तौर से जुगाड़ पाने, अब तो हमारे देश में जुगाड़ भी बहुत तेज चलता है, अगर आप बनवा भी लेते हैं तो हो सकता है किसी से आपकी दुश्मनी हो, अगर कहीं से टाका भिड़ा दिया ना तो आपकी जिंदगी फंस सकती है। तो इससे अच्छा है भैया कि अगर नियमतः देखा जाए तो आप स्कॉलरशिप के लिए वैलिड नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं अगर पिताजी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो वो फॉर्म नहीं फिल करते हैं, तो उनके लिए अच्छा होता है। तो स्पष्ट तौर पर आप एक चीज जानिएगा, अगर आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए कहीं से भी किसी तरह से वैलिड नहीं है, ठीक ना। अन्यथा की स्थिति में आपकी मर्जी है, अब मैं तो नहीं कहूंगा आपको फिल करने के लिए, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी स्वेच्छा है। अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, बट मेरी तरफ से यह जो है मैं कभी नहीं कहूंगा कि नहीं आप फिल कर दीजिएगा, ठीक ना। रही बात, और आपका कमेंट ये आ रहा था कि अभी मैं आधार कार्ड वाले मुद्दे पर आता हूं। आधार कार्ड का मुद्दा बड़ा अहम होता है, तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। आधार कार्ड की बातें आपको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। विदाउट आधार कार्ड का आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक ना। मैं बताने जा रहा था आय प्रमाण पत्र के बारे में। देखिए, आय प्रमाण पत्र आप कह रहे थे कि सर आय प्रमाण पत्र हमारा कब का होना चाहिए, कितना नया होना चाहिए। देखिए, अगर नियम के तौर पर देखा जाए जो आपका आय प्रमाण पत्र होता है, अगर आपका जितना नया होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा आय प्रमाण पत्र 2017 का है, क्या हमारा 2017 का वैलिड है? 2018 का अगर हमारा है तो क्या हमारा वैलिड है, ठीक ना। देखिए, अगर हम आय प्रमाण पत्र की बात करें तो यह 3 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक ना, 3 वर्ष के लिए वैलिड होता है। अगर आपका आय प्रमाण पत्र 17 का बना है तो क्या 17 3 20 1 21 हो जा रहा है? जाहिर सी बात है कि नहीं वैलिड है। अगर आपका 18 का है तो 18 3 11 21 वैलिड हो सकता है, ठीक ना, वैलिड हो सकता है। लेकिन समस्या इस बात की होती है कि आपने फॉर्म को फिल कर दिया और जब आपका फॉर्म फिल हो गया, जब गया समाज परिवार कल्याण विभाग, तो वहां से आपका आय प्रमाण पत्र अगर निष्क्रिय कर दिया जाता है, जैसे भाई जब एक्सपायर हो जाएगा 3 साल के लिए है तो जाहिर सी बात है वह निष्क्रिय हो जाएगा। अगर आपका आधार कार्ड नेट पर शो नहीं, आय प्रमाण पत्र नेट पर शो नहीं करता है तो जाहिर सी बात है आप स्कॉलरशिप के लाभ से पूर्णतः वंचित हो जाएंगे, ठीक ना। तो इससे अच्छा है कि आप आय प्रमाण पत्र को अगर हो सके तो 2021 का नया बनवा लीजिए। कुछ बच्चे फॉर्म भर भी चुके होंगे, बट अगर आप नहीं भरे होंगे तो मेरा सजेशन आपके लिए है, तो अगर आप जो है नहीं जो है बनवाए हैं तो कम से कम आय और जाति प्रमाण पत्र दोनों आप नया बनवा लीजिए, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। जैसे होता क्या है कि अगर आपका जो बात आती है स्कॉलरशिप, अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और आता हूँ, बात आती है कितनी आती है, तो अगर नियमतः देखा जाए तो आपकी स्कॉलरशिप 41,000 रुपये आती है। ये मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 रुपये होती है, तो इनकी स्कॉलरशिप भी 41,000 के समथिंग आती है, ठीक ना। अगर 41,000 का लाभ भैया आप ले रहे हैं तो क्या आप 2-250 रुपये नहीं खर्च कर सकते हैं? अगर आप 2-250 रुपये खर्च कर देते हैं इन दोनों प्रमाण पत्र पर तो कितना अच्छा है। अगर इन दोनों प्रमाण पत्र के चलते आपकी स्कॉलरशिप नहीं आए तब कितना अच्छा होगा आपके लिए? बिल्कुल नहीं अच्छा होगा। तो इससे अच्छा है कि अभी से आप 100-200 रुपये खर्च करके आप इन दोनों को बनवा लीजिएगा, नहीं तो बाद में ये ना कहना रहे कि काश अगर मेरा ये सही होता तो मेरी भी स्कॉलरशिप आई होती, ठीक ना। तो इससे अच्छा है कि स्कॉलरशिप के लिए आप कम से कम इन दोनों प्रमाण पत्र को जरूर नया बनवा लीजिएगा। रही बात, मैं 41,000 की बात आपसे किया, तो देखिए यह एकदम कंफर्म नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप 41,000 ही आएगी, ठीक ना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे होता क्या है, अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो किसी की मान लीजिए 41,000 फीस तो सब पेमेंट करते हैं, ऐसा नहीं। आप प्राइवेट कॉलेज में चाहे ओबीसी SC ST किसी भी जनरल किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो 41,000 आपकी फीस है, सबकी है, ठीक ना। तो होता क्या है, किसी किसी की 41,000 के जो है सिवाय जैसे 22,000 आ जाती है, 30,000 आ गई, 35,000 आ जाती है,
किसी किसी की 41,000 के ऊपर आ जाती है, तो यह कह पाना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल काम है कि आपकी स्कॉलरशिप 41,000 या उसके ऊपर आएगी। ठीक ना, तो इसका निर्धारण मैं नहीं करूंगा। जो भी स्कॉलरशिप आएगी, अरे पहले तो आप फॉर्म को फिल करें, जो भी स्कॉलरशिप आएगी आपके खाते में आएगी। रही बात, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है भैया आधार कार्ड का। ठीक, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है आधार कार्ड का। आधार कार्ड का बिना इसके आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, कतई एक चीज जान लीजिएगा। ठीक ना, इसमें होता क्या है कि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होता है। ठीक ना, कुछ बच्चे मेरे साथ ऐसे जुड़े हैं, उन्होंने हमसे कहा कि सर मेरा आधार कार्ड तो है मेरे घर में, लेकिन उसके साथ जो हमने मोबाइल नंबर को ऐड किया था वह मोबाइल नंबर हमारा खो गया। तो देखिए दोस्त, अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया तो आप स्कॉलरशिप से पहले में वंचित है। अरे चाहे इसे आप 2021 का बनवा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक ना, आप वंचित क्यों हैं? आपका अगर आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, ठीक ना, अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आप जब फॉर्म को फिल करेंगे, जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो उसमें होता क्या है कि लास्ट फॉर्म तो आपने फिल कर दिया, सब कुछ प्रक्रिया आप कर चुके हैं, फॉर्म आपने भर दिया, पूरी प्रक्रिया आपने कर दिया, लेकिन लास्ट में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार कार्ड में पड़ा होगा, उस आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पर आपकी एक ओटीपी आएगी। ठीक ना, आपकी एक ओटीपी आएगी और उस ओटीपी को जब तक आप स्कॉलरशिप के फॉर्म में फिलअप नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक ना, एक चीज आप जाने रहिएगा। इसलिए आप अभी, आपके पास वक्त है, अभी समय है, अभी से अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं है भैया तो आप जाके लिंक करवा लीजिए। लिंक करवाने के बाद आप फॉर्म को फिल करेंगे, तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, और जब फॉर्म को फिल कर पाएंगे तभी आप जो है स्कॉलरशिप का लाभ ले पाएंगे। और आप कह रहे थे कि अगर हम ओटीपी किसी और नंबर पर ले लें, भैया ओटीपी आप किसी और नंबर पर ले ही नहीं सकते। ठीक ना, अरे हम अलग से ओटीपी कैसे लेंगे? जो साइड में जो नियम है, नियम के जो है अकॉर्डिंग हमें चलना है कि हम नियम के विरुद्ध तो जा नहीं पाएंगे। अगर आधार कार्ड वाला सिस्टम है तो आपका आधार कार्ड पर ओटीपी जाएगा, अगर ओटीपी नहीं आप फिल करते हैं तो अन्यथा इस स्थिति में आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा और आप स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे। एक चीज बताना मैं आपको भूल गया, देखिए स्कॉलरशिप मुद्दे पर एक भूमिका होती है आपके अकाउंट नंबर की, अकाउंट नंबर की। ठीक ना, आप अकाउंट नंबर के बारे में हमसे पूछ रहे थे कि क्या हम जिस जिले में अपना डीएलएड का एडमिशन लिए हैं, क्या हमारा जो है अकाउंट उसी जिले में होना चाहिए? देखिए पहले तो यह नियम था कि आपका उसी जिले में होना चाहिए, लेकिन पिछले साल से यह नियम हटा दिया गया है। अगर आपका खाता किसी भी पूरे यूपी में कहीं भी किसी बैंक में है तो आप उस स्कॉलरशिप के फॉर्म में अपने खाते को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वहां से नहीं होगी। ठीक ना, लेकिन यह कंडीशन होनी चाहिए, थोड़ी सी यह भी भूमिका निभाता है कि आपका जो आधार कार्ड है आपके बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए। ठीक ना, तो जैसे हमने एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आपका जो अकाउंट नंबर होगा वह अकाउंट नंबर आपके खाते में जो है यूपी में किसी भी जिले में आपका खाता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जिस जिले में एडमिशन लिए हैं आपका खाता उसी जिले में होगा, यह नियम खत्म कर दिया गया है। आप जहां भी एडमिशन लिए हैं, आपका खाता कहीं का भी हो, किसी बैंक का हो, तो आप उस खाते को अपने जो है स्कॉलरशिप के फॉर्म में फिल कर सकते हैं। ठीक ना, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो ये सब रही जानकारी, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन है, कहीं भी आपको दिक्कत है स्कॉलरशिप मुद्दे पर, और डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया मैंने बताया है आपसे कि 17 तारीख के बाद अगर कोई अपडेट आएगी तो हो सकता है आपको सूचना दी जाए, अन्यथा की स्थिति में देखा जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाया करें। तो ठीक ना, थैंक्स, धन्यवाद।